हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैमोफ्लिक एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं BHU 2020 का मतलब 2020 वाला पेपर का सॉल्व करना। देखो पेपर मैंने देखा, जैसे भी हमने क्वेश्चन बनाए तो मुझे देखा कि मैंने 4-5 टॉपिक बेहिसाब ज़्यादा भरे हुए हैं। मतलब मैं बहुत, अभी ये पहली बार तो करा नहीं रहा हूँ। BHU का सबसे पहला पेपर शायद YouTube पे भी मैंने ही सॉल्व कराया था, जो प्रीवियस ईयर था BHU का, ठीक है, 2014, 15, 16, 17, 18 वाले, ठीक है। तो जब मैं इतने ईयर से BHU के पेपर को बार बार सॉल्व कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो एनालिसिस भी कर रहा हूँ कि भाई किस बार क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन उससे पुराने भी पेपर मैंने देखे हैं, 13, 14 वाले, 12 वाले, तो मुझे यहाँ तक कि क्वेश्चन के आंसर तक याद हो गए कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया है, हर बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपके लिए ईजी करने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर कराते हुए मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में इस तरह से भी वो पूछ सकता है, ऐसा पहले पूछा है, इस बार इस तरह से पूछ लिया है, ठीक है। दूसरी बात मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो मैं वही लिस्ट कर दूंगा, स्टार्टिंग में भी लिस्ट कर दूंगा कि कौन कौन के टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन कौन से BHU में आ रहे हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है, डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि कहां किस तरीके से हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से पिक करना था, ठीक है। बस यही स्टार्ट करते हैं भाई, इसको वही 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हो जाता है, एक साथ सॉल्व करना बहुत लंबा पेपर सा हो जाता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन शुरू में तो ऑर्गेनिक वगैरह के हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली। तो सबसे पहले अगर मैं नाम लूं ना किसी टॉपिक का, तो उस टॉपिक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा नाम लूं तो नेचुरल प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, नेचुरल प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स के तो बेहिसाब क्वेश्चन है। तीसरा अगर मैं नाम लूं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी जो बेसिक टॉपिक आप जैम वगैरह के लिए पढ़ते हैं वो बहुत, क्योंकि जैम में एज सच इनका रोल इतना ज्यादा नहीं होता है, पर BHU में और किसी एग्जाम के अलावा नहीं, DU में भी इतने ज्यादा इनसे नहीं पूछा जाता, 1-2 क्वेश्चन, पर BHU में बेहिसाब इनसे पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे हम चलकर देख लेंगे कि धीरे धीरे किस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक साइड तो ये होगी। दूसरा, चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई अपने क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो सबसे पहले की बात करें कि which one is the in the following is used as the synthesis of फ्लोरेसीन। फ्लोरेसीन की सिंथेसिस में कौन सा यूज होता है? इनमें फिनॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, नेफ्थेनॉल, ठीक है। देखो मुझे तो पता है, मैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कुछ पैटर्न फिक्स है। जैसे एनालिटिकल में BHU में हम बोलते हैं कि एनालिटिकल आती है और पढ़ते नहीं है। मैं बता रहा हूं कि BHU की एनालिटिकल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर देख लो। देखो जितने भी एनालिटिकल के क्वेश्चन है वो हर एक प्रीवियस ईयर से रिपीट है, एक क्वेश्चन भी नया नहीं आ रहा है किसी भी ईयर, चाहे 2020 की बात कर लो, 19 की, 18 की, 17 की, ठीक है। तो लास्ट अब कितने ईयर के देखने हैं? 5 से 6 साल, 6 साल, 6 ईयर, 5 to 6 ईयर के पेपर देख लो, आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल से, 5-6 ईयर के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं सिंथेसिस ऑफ फ्लोरेसीन में क्या यूज होता है, तो आपको पता है इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है एक्चुअल में रिसोर्सिनॉल से। किससे होती है? रिसोर्सिनॉल से। आप सबको पता है रिसोर्सिनॉल क्या होता है, ठीक है। ये रिसोर्सिनॉल देखो जनरली रिएक्शन में इस तरीके से ZnCl2 की प्रेजेंस में, Zn मेटल प्लस HCl की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। देखो ध्यान से देखना, यहां पर OH लग जाएगा, ठीक है, ये O, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर O, इससे जुड़ी हुई एक बेंजीन रिंग। देखो ये क्वेश्चन याद ही करना है आपको, और ऐसा वो स्ट्रक्चर कभी पूछने भी वाला नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लेता है, BHU में पूछ लेता है, तो बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यही फ्लोरेसीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ये तो सबको पता है कि इससे इस बार में क्वेश्चन ये पूछ लिया, अगली बार और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या फायदा क्या हो सकता है? वो पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में ये जो रिसोर्सिनॉल है ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, रिएक्टेंट क्या है? तो याद रखना, आपको लग रहा होगा ये रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, पर
पर एक्चुअल में रिसोर्सिनॉल इस रिएक्शन में सोलवेंट होता है, तभी इसके 2 मोल लिखे होते हैं कि 2 मोल्स ऑफ रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये सोलवेंट की तरह काम करता है। प्लस वो पूछ सकता है कि ये रिएक्शन हो कौन सी रही है, इसका रिएक्शन का टाइप कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन फ्रिडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रिडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म की बात नहीं जानी है, ठीक है, सच बात बताऊं मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया कि ये भाई फ्लोरेसिन का स्ट्रक्चर याद रखना, इसमें यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये इस तरीके से सब कंजुगेशन में होते हैं। ठीक है, ये कंजुगेशन में ये बेंजीनोइड रिंग, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है FLUORESCEIN। इसकी नाम स्पेलिंग तो मुझे याद नहीं हो रही, स्ट्रक्चर तो कैसे होगा। ठीक है, देखो याद रखना, बस स्ट्रक्चर रट रखा मैंने भी, आप लोग भी रट लेना इसको। ठीक है, बाकी जो मेन चीज है वो याद है कि रिसोर्सिनॉल इसमें एज ए सोलवेंट यूज हुआ है और फ्रिडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सोलवेंट से रिएक्शन हुई है इसमें, याद रखना। ठीक है, रिसोर्सिनॉल सोलवेंट है बेसिकली। देखो तो और एक इंपॉर्टेंट बात है, ZnCl2 इसमें कैटलिस्ट है। ठीक है, याद रखना ZnCl2 कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कीटोन इज ए सबस्ट्रेट। देखो इन रिएक्शन में किसमें कीटोन सबस्ट्रेट है, तो सारी रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, आप सबको पता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, यही होता है OH, ठीक है, R1 R2 R3 R4 4 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, H+ एसिड की प्रेजेंस में इसका लोन पेयर यहाँ अटैक किया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया होगा, OH R4 जो भी है, COH2 पॉजिटिव, R1 R2। ठीक है, ये बॉन्ड लेकर चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा R3 CR4 OH। ठीक है, C पॉजिटिव R4 R2। मैंने बताया था कार्बोकैटायन कब रीअरेंज होगा, जब भी उसे मोर स्टेबिलिटी का ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। और मैंने बताया था कार्बोकैटायन हमेशा चाहता है कि मैं लोन पेयर के पास आ जाऊं, जिससे लोन पेयर मुझे मेसोमेरिक दे दे, सीधा सीधा मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दे। तो ये चाहेगा कि ये कार्बोकैटायन इधर आ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा, तो एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। इसको 1 to एल्काइल शिफ्ट भी बोलते हैं, 1 to एल्काइल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही होगा, R3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये C, यहाँ OH। ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन आ गया, यहाँ कार्बोकैटायन, यहाँ पर C पर R1 है यार, ये 4 कहाँ से लिख दिया, बार मैंने R1 R2 R3 को शिफ्ट करा दो, R4 कोई सा भी करा दो। ठीक है, इसके बाद ये होगा, ये यहाँ डाल देगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O C R1 R2 R4। ठीक है, तो ये तो होगी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो अब वही मैं बात करूंगा, दूसरी रिएक्शन क्या है इसमें, होफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, होफमैन रीअरेंजमेंट। देखो कीटोन किसमें सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है वो सब देखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं होफमैन रिएक्शन की बात करूं, तो देखो आप सबको पता है कि होफमैन रिएक्शन में होता क्या है। होफमैन में एसिटामाइड लेते हैं। ठीक है, एसिटामाइड को लेते हैं और इसकी रिएक्शन को जनरली हम क्या कराते हैं, NaOH और Br2 की प्रेजेंस में, प्लस NaOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये क्या है, अमाइड है, एसिड बेसिकली R, अगर इसको R को एल्काइल ग्रुप ले लूं तो ये एसिटामाइड हो जाएगा। अरे यार ये कैसे फंस रहा है। ठीक है, और इसको ये किस में, आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसाइनेट में R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट में फिर से ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये भी रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट होता है, ये ग्रुप इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। आइसोसाइनेट रीअरेंज का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस हो गया, प्राइमरी अमाइन बना देगा। क्या बना देगा, RNH2 प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो इसमें भी क्या कीटोन यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ओके, नेक्स्ट स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन थी हमारी, थर्ड रिएक्शन देखते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट। अरे यार क्या हो गया इसमें, सॉरी,
थर्ड रिएक्शन क्या है, वोल्फ रीअरेंजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन इसलिए लिखवा रहा हूँ कि 3-4 क्योंकि ये बार बार यूज हो रही है इस पेपर में, ठीक है। तो आगे जरूरत पड़ेगी आपको तो यहीं से वापस करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है आपको पता है, R1C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, देखो ये R2 मान लो और यहाँ पर डबल बॉन्ड N मान लो, इस तरीके से कुछ होता है। इसको हीट और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये किसमें, कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। R1C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटीन में, बेसिकली ये C है तो ये कीटीन में कन्वर्ट हो गया। और कीटीन इसके बाद क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होता है कीटीन का, और ये बन जाता है डबल बॉन्ड OH R1 R2, ठीक है। तो इसमें भी कहीं स्टार्टिंग प्रोडक्ट एक कीटोन नहीं है। क्या है ये क्या है, ये कीटोन नहीं है। तो भाई इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या है, ये हमारा अल्फा डाइएजो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मतलब एक कीटोन नहीं है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है पर एक, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें भी कीटोन नहीं है, ठीक है। जो फोर्थ है हमारा बेयर-ब्लेजर ऑक्सीडेशन, बेयर-ब्लेजर ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, जनरली जो साइक्लिक कीटोन होते हैं, साइक्लिक कीटोन जो होते हैं वो पर एसिड में, मतलब MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जैसे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं, ये साइक्लिक एस्टर फॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक कीटोन, तो मोस्ट कीटोन किस में यूज हो रहा है, ये साइक्लिक एस्टर फॉर्म कर लेते हैं। कैसे, रुक जाओ जरा, ठीक है। तो ये साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, बेयर-ब्लेजर ऑक्सीडेशन में। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें किसमें कीटोन एज ए सबस्ट्रेट जो हो रहा है, बेयर-ब्लेजर ऑक्सीडेशन में, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज ट्राइफिनाइल मिथाइल मीथेन डाई, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, हर बार तो नहीं, अल्टरनेट बार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर हो गया। ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ट्राइफिनाइल, कभी इसका स्ट्रक्चर दे देता है, कभी इसका मेलेचाइट ग्रीन ऊपर दे देता है, कभी इसका नाम पूछ लेता है, तो हर बार लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो याद कर लेना कि मेलेचाइट ग्रीन होता है, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई जो होती है मेलेचाइट ग्रीन होती है, ग्रीन बेसिकली इसका कलर होता है। स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3 ट्राइफिनाइल मीथेन है, मतलब एक जो कार्बन है सेंटर वाला उससे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 फिनाइल ग्रुप बता दो, ठीक है। ये देखो बनाने का तरीका, ये कार्बन है, इससे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 फिनाइल तो प्योर है क्योंकि ट्राइफिनाइल मीथेन है बस उस पर, ठीक है। और दिस ये हो गया ग्रुप NCH3CH3, या कुछ भी ग्रुप लगा लो इस पर, ठीक है। ये इस पर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये यहाँ जाएगा, और इसमें डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, CH3Cl नेगेटिव, ठीक है। और देखो ये फिर से हमारी पूरी बेंजीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलेचाइट ग्रीन, ठीक है। समझ में बात आ गई ट्राइफिनाइल मीथेन का, ओके। तो ये स्ट्रक्चर ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगली बार शायद ऐसा ही हो, इस बार जो मतलब 21 में क्या पूछ लिया जाए, ये स्ट्रक्चर से पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखो इंटरमीडिएट कीटीन from the decomposition of diazoketone occurs in diazoketone से डाइएजोकीटोन के डिकम्पोजिशन से कहाँ कीटीन फॉर्म होती है। देखो अभी मैंने रिएक्शन कराई, पीछे आ जाओ। डाइएजोकीटोन मतलब डाइएजो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब डाइएजोकीटोन है ये, ठीक है, प्योर कीटोन नहीं है, इसलिए उसमें डाइएजोकीटोन से कहाँ इसका डिकम्पोजिशन, मतलब हीट और लाइट की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो कीटीन फॉर्म हुई, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, वोल्फ रीअरेंजमेंट है। कौन सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, आपको दिख गया होगा कि वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। क्या होगा, डाइएजो कंपाउंड जब भी होगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड NR2, ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में
हीट और लाइट के प्रेजेंस में ये R1C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R2 कीटीन फॉर्म कर लिए। ठीक है, इसने क्या फॉर्म करता है, ये कीटीन फॉर्म करता है। और आगे चल के जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो ये OHC डबल बॉन्ड O R1 R2 एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो इसमें वोल्फ रीअरेंजमेंट, होफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपको होफमैन रीअरेंजमेंट मैंने पहले भी कराया है। क्या होता है, देखो इसमें अमाइड होता है Br2NaOH की प्रेजेंस में क्या बनाता है, प्राइमरी अमाइड बनाता है, बेसिकली आइसोसाइनेट बनाता है। और क्या बनाता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम आइसोसाइनेट बोलते हैं। और इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमाइन। हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं इसका तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, कर्टियस रीअरेंजमेंट आपको पता ही है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, इसको देख लेते हैं लोग। ये वोल्फ रीअरेंजमेंट हो गया, लिख लेते हैं। ये रिएक्शन लिखवा रहा हूं क्योंकि ये कुछ फेमस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कुछ फेमस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिनका इनका नाम देख रखा है, होफमैन, वुल्फ, बेकमैन, कर्टियस। ठीक है, और जो पीछे थी डिकमैन वगैरह, यही बार बार रिपीट हो रही है बीएचयू में, यही बार बार रिपीट हो रही है। तो ज्यादा रिएक्शन पे ना ध्यान देकर इन्हीं पर पर्टिकुलर पर फोकस करना, इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्टियस रीअरेंजमेंट में। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है देख लो। ठीक है, इसमें बेसिकली नाइट्रीन फॉर्मेशन होता है RC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस ये। ठीक है, ये सब N2 निकल जाता है, यहाँ से नाइट्रीन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 बेहिसाब अच्छा लिविंग ग्रुप है। मैंने हर बार बताया है कि N2 इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, सॉरी इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है कि दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाता है R। ठीक है, देखो ये क्या है, R हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होगा। इसमें भी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसमें भी आइसोसाइनेट फॉर्मेशन है। देखो इसमें भी आइसोसाइनेट फॉर्मेशन और इस वाले में भी आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन है। और इसमें हाइड्रोलिसिस होने पर क्या होगा, ये आपको पता ही, हाइड्रोलिसिस होने पर जो यहाँ मिल रहा है वो ही यहाँ मिलेगा। ठीक है, कर्टियस हो गया, वोल्फ हो गया, होफमैन हो गया। बेकमैन रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में यही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन अगर मुझे लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले R1C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम होता है। ठीक है, साइक्लिक ऑक्साइम भी हो सकता है इसमें। देखो जो सल्लरी साइक्लिक ऑक्साइम होता है वो बेकमैन रीअरेंजमेंट में कैप्रोलैक्टम की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, कैप्रोलैक्टम की फॉर्मेशन करता है। पर ये साइक्लिक में अगर हम बात करेंगे तो इसका लोन पेयर H प्लस पर अटैक करेगा तो ये OH2 प्लस बन जाएगा। OH2 प्लस लीव करेगा तो N पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, R1C डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव। ठीक है, R2 तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये बॉन्ड को लेकर जाना चाहेगा, तो बॉन्ड को लेकर जाना चाहेगा तो ये क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट करेगा क्या कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे जाएगा और ये R इधर आना चाहेगा। ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी कि R2 तो C पर ही लगा रह गया, R2 C पर लगा रह गया, ऐसा सोचो। और रुको इसको देखो, यहाँ से देखो कि ये रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, N ये R बन जाएगा N पर और ये, ठीक है, ये अपना बॉन्ड लेकर चला गया। तो R2 से C जॉइंट है और C से डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड एंड से R मेरा जुड़ गया। ठीक है, R1। ठीक है, और इसके बाद अगर ये बोला इसके लोन पेयर, सॉरी ये नाइट्रोजन के, यार इसको दूसरे कलर से बताता हूँ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो गए होंगे, नीचे की तरफ से दिखाते, ये इधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसमें N पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और N पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक तो यहाँ NSP है, 3 डॉट से बना हुआ। जब कार्बन sp ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब ये और ऊपर से sp नाइट्रोजन, तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं रखना चाहेगा और ये क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करा लेगा। किसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करा लेगा, फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, R2C इस पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N R1, ये R1 है, नीचे से लिख लो चाहे इसको। ठीक है,
ये R1 है, ठीक है, और ये R1 है हमारा। इसके बाद क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज, वाटर तो सोल है ही पड़ा हुआ, पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N या R2 R1, ठीक है। और इस C से क्या जो, यार ये क्या हो गया, R2 C, रुको यार, R2 C डबल बॉन्ड N R1 नहीं तो शिफ्ट किया था, हाँ, और इससे जुड़ गया OH2, ठीक है। अब आगे पता ही आपको क्या होने वाला है कि OH2 यहाँ जाने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ खुलने वाला है, तो आपको दिख गया होगा कि क्या होने वाला है, और इसका R2C डबल बॉन्ड ONHR, इससे H जड़ जाएगा, ये H यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो भी इधर खुलेगा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस यहाँ से, देखो इसमें माइनस H प्लस होगा और प्लस H प्लस होगा, मतलब पहले OH2 का यहाँ से H प्लस निकलेगा और फिर NH पे H प्लस जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे क्या होगा, एसिटामाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन, होफमैन बैकमैन रीअरेंजमेंट में एसिटामाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसमें भी कहीं भी कीटीन नहीं है, यहाँ भी कीटीन नहीं बना है हमारा, ठीक है, कीटीन नहीं बना है, यहाँ ऑक्साइन कंपाउंड है जनरली। तो कीटीन हमारा किस में था, आपको पता चल गया होगा कि वुल्फ रीअरेंजमेंट में कीटीन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये वही फेमस कुछ ही रिएक्शन है, देखो कह रहा है फिनेंथ्रीन इज सिंथेसिस फ्रॉम, फिनेंथ्रीन इनमें से किस किसके से सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले तो फिनेंथ्रीन का क्या पढ़ना है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आप सबको पता है फिनेंथ्रीन कुछ इस तरीके से होता है, देखो अगर तीसरी बेंजीन रिंग यहाँ है तो इट इज एंथ्रासीन, और अगर तीसरी बेंजीन रिंग यहाँ है, अरे यार तीसरी बेंजीन रिंग यहाँ है, ठीक है, तो इट्स फिनेंथ्रासीन, ठीक है। तो फिनेंथ्रासीन किससे सिंथेसिस होता है, बस यही देखना है। देखो सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्लस थैलिक प्लस नेफ्थलीन से होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्लस नेफ्थलीन से होता है। क्या होता है कि एक नेफ्थलीन होता है, एक नेफ्थलीन क्या होता है, एक ही नेफ्थलीन, ये रहा, ठीक है। देखो नेफ्थलीन में दो पोजीशन होती हैं, एक अल्फा पोजीशन, एक बीटा पोजीशन। ये पोजीशन अल्फा अल्फा मान लो, इसको बीटा बीटा मान लो, ठीक है। इसमें से सिमेट्री पास कर लो, तो ये अल्फा अल्फा पोजीशन, ये बीटा बीटा पोजीशन, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन से मैं अटैक करता हूँ किसमें, सक्सिनिक एनहाइड्राइड में, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड को ऐसे जब भी कंपाउंड बनते हैं तो इनमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। जैसा ही पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो रिसोर्सिनेबल वाला क्वेश्चन था, उसमें भी कुछ ऐसी रिंग फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक एडिशनल रिंग ऐड होगी, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये अल्फा पोजीशन से रिएक्ट कर जाएगा, किससे, अल्फा पोजीशन से इस पर और ये इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये देखो ये ऊपर की तरफ आएगा, फिर ये बॉन्ड खुलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक रिंग, ये साफ कर देता हूं अबे यार, ठीक है, दूसरी रिंग, और इसका बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर इससे C जुड़ा हुआ, इससे डबल बॉन्ड O, और उससे CH2 और COOH जुड़ा हुआ। देखो कैसे होगा, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ठीक है, और इस रिंग को खोल देगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चाहे CO माइनस रख लो, चाहे CO माइनस रख लो, चाहे इसको H दे दो, प्रोटॉन भी दे सकते हो, क्योंकि H2 बाद में हाइड्रोलाइसिस तो कराना ही है, तो CO माइनस रख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ तक ऐसा हो गया। इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन करा दो, ZnHg की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली CH2 में। तो एक CH2, दो CH2, तीन CH2 COO माइनस है, ठीक है। देखो अब ये COO माइनस साइक्लाइज करेगा किसकी प्रेजेंस में, ये साइक्लाइज करा दो। हमारे साइक्लाइजेशन का हमारा क्या रिएजेंट होता है जनरली, फोस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H3PO4 या H3PO3 की प्रेजेंस में इसको साइक्लाइजेशन करा देंगे हम, ठीक है। तो दिस इज, रुक जाओ इसको यहाँ लिख लो, ये तो पूरी बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड चल रहा है इसमें,
एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा C, ठीक है। और इसका जो अटैक करेगा इसका यहाँ पे बेसिकली देख लो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था ये ऑलरेडी। यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया होगा, यहाँ पर जो भी प्रोटॉन होगा ये बॉन्ड इधर लाके इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये साइक्लाइज कराओ इसको, ये यहाँ आ जाएगा, दिस इज CH2, ठीक है, क्योंकि ये सब क्लेमेंसन रिडक्शन में ये सब क्या हो जाएंगे, जो भी मेरा बेसिकली कीटोन ग्रुप है वो उसमें कन्वर्ट हो गया होगा। और इसके बाद इसको इसमें एरोमेटाइजेशन लाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड या सेलेनियम से रिएक्शन करा दो, SeO2 वगैरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। ये तो ये हमारा फ्रेंथ्रासीन सिंथेसिस होगी सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्लस नेफ्थलीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्लस नेफ्थलीन की प्रेजेंस में, क्योंकि SeOH होगा ना, OH आ जाएगा तो इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा SeO2, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। देखो विच पोजीशन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एंथ्रासीन। देखो अभी मैंने देखा कि नेफ्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड हो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो ये अल्फा पोजीशन ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी रखती थी। जब अल्फा पोजीशन बेसिकली काइनेटिकली ज्यादा रिएक्टिव थी, बीटा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा रिएक्टिव होती है नेफ्थलीन में, ठीक है। पर मेरे पास क्या है, एंथ्रासीन है, मैंने अभी एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बताया था। एंथ्रासीन में तो 1 से 2 से भी ज्यादा पोजीशन होती है, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन होती है आओ देखते हैं। देखो इसमें कितनी पोजीशन है, अगर मैं इसको देखूं तो ये सिमेट्रिक होता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा 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 अल्फा, बीटा 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 बीटा, और ये जो पोजीशन होती है दिस इज गामा, दिस इज गामा। तो देखो जब मेरा 4+2 साइक्लो एडिशन होता है, आपने देखा होगा डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में कि जब एंथ्रासीन जनरली, अरे यार जब भी एंथ्रासीन, ठीक है, मेरा बेंजाइन से रिएक्ट करता था, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये बेंजाइन ना यहां जुड़ता था और कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता था, ठीक है। ये पूरी बेंजोनोइड रिंग रिटेन, ये पूरी बेंजोनोइड रिंग रिटेन, और इससे ऐसा प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें 3 बेंजोनोइड रिंग रिटेन होती थी। तो आपने कभी सोचा है कि ये वाली पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है गामा की, तभी ऐसा अटैक होता था। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव पोजीशन होगी दैट इज गामा पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, गामा, ठीक है, इसमें गामा पोजीशन है। लेकिन ये काइनेटिकली, मतलब देखो हाई रिएक्टिव का मतलब है कि काइनेटिकली रिएक्टिव, बेसिकली जरूरी नहीं कि इससे जो प्रोडक्ट बने वो थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल हो, प्रोडक्ट हो, ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बेसिकली अलग चीजों पर डिपेंड करती है, जबकि काइनेटिक रिएक्टिविटी या काइनेटिक स्टेबिलिटी बेसिकली स्पीड, मतलब कहां जल्दी अटैक होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो काइनेटिक पूछा है तो इसमें बेसिकली क्योंकि रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है तो गामा पोजीशन हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो गामा पोजीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन विद सोडियम आइसोअमाइल अल्कोहल गिव्स। देखो नेफ्थलीन है, आपको पता है नेफ्थलीन, तो ये रहा रिएक्शन चल रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। इसका नेफ्थलीन का मैंने क्या करना है, रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आइसोअमाइल। सोडियम आइसोअमाइल कोई भी बेसिकली एक रिएजेंट है, इसको समझ लो। सोडियम है, अमोनिया है बेसिकली, तो आपको पता है सोडियम आइसोअमाइल है, NaNH2 टाइप रिएक्शन है इन लिक्विड अमोनिया, बेसिकली समझ लो NaNH2 टाइप। तो ये Na प्लस है, NH2 मतलब अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में Na मेटल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यही बर्च रिएजेंट होता है हमारा, बर्च रिएजेंट होता है बेसिकली। तो इसमें Na बेसिकली एक मेटल है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले मेरे इसका नेफ्थलीन का ये मेटल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब एक, ठीक है। ये मैंने एक एरो इसलिए दिखाई क्योंकि एक ही की इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। बर्च में ऐसे ही तो करते हैं, दिस
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड इधर। अब मेरे पास मेटल है Na, Na क्या करेगा, Na मेटल का काम ही है, दुनिया में आया ही वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा Na++ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये फ्री रेडिकल खा लेगा, ठीक है, तो एनायन रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एनायन रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं एनायन रेडिकल। और यही आपने बर्च रिएक्शन में पढ़ा होगा कि हर जो भी पढ़ाएगा वो एनायन रेडिकल फॉर्मेशन कराएगा। अब इसमें अमोनिया है, प्रोटिक सोलवेंट है, मतलब प्रोटिक मतलब वो होता है जहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगी हो, जैसे HF से लगा हो, जैसे HO से लगा हो, जैसे HN से लगा हो, इन सबको बोलते हैं जनरली प्रोटिक हाइड्रोजन। यहाँ क्या होता है, प्रोटिक हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये हो सका कि ये जो एनायन रेडिकल है ये आपस में रिपेल करेंगे तो ये रीअरेंज हो जाएगा और रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज बेंजोइन रिंग, ठीक है, यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है, इसी स्टेप में देख लो चाहे अगले स्टेप में कर लो, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन लग जाएगा, H+ ऐड हो जाएगा तो यहाँ H लग गया, देखो। अब इसके बाद फिर से हमारे पास अभी सॉलिड सोडियम तो है ही, ये फिर से Na++ इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर से अब की बार एनायन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ ये है, यहाँ एनायन आ गया, यहाँ H है, फिर से H+ का अटैक हो जाएगा, ये एनायन से अटैक कर लेगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था। अगर आपको बर्च थोड़ा सा भी आता है ना, थोड़ा सा भी बर्च रिडक्शन आता है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। और इसका नाम आपको पता ही है 1,4, दिस पोजीशन आर 1 2 3 4, इस यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ आ रहा 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन, 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन इज द कंपाउंड, 1,4 पर डाईहाइड्रो ग्रुप है, नेफ्थलीन है, ठीक है, 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन है इसी का नाम, ये बी है इसका आंसर, ठीक है। आओ अगले पर मूव करते हैं, चलते हैं भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूनोलिन विद एल्कलाइन KMnO4, देखो क्यूनोलिन का फिर आ गया, देखो सबसे पहले तो क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये एक रिंग है और दूसरी रिंग हेट्रो रिंग होती है इसमें, तो आपको पता ही है दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूनोलिन। अच्छा ये क्यूनोलिन हो गया, आइसोक्यूनोलिन भी होता है एक चीज, आइसोक्यूनोलिन भी होता है एक चीज। आइसोक्यूनोलिन में क्या होता है, देखो ये दिस उसमें इस पोजीशन पर एन होता है, ठीक है, ओके, दिस इज आइसोक्यूनोलिन, ठीक है, दिस इज क्यूनोलिन। इसका ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ इसका बड़ा मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो जनरली होता क्या है, देखो हमेशा ऑक्सीडेशन उस रिंग का होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो वही लॉस कर पाएगा जल्दी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। देखो फिजिकल से रिलेट कर रहा हूं मैं तो, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही ज्यादा जल्दी से कर पाएगा ना जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड, जो हेट्रो डबल रिंग वाले कंपाउंड होते हैं ना उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये है कि सब सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी रिंग उनमें इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो बात करूं मैं, अगर इसमें बात करूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, तो दोनों रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बात करूं दोनों रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक वहां होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी। ऐसी बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात है, रिडक्शन होगा तो उस रिंग का होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, और ऑक्सीडेशन होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ये है क्योंकि इसमें N है, N एक हाइड्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा किस इफेक्ट से, इंडक्टिव या -I बोल लो या और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। तो आप सबको यहां तक पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का ही ऑक्सीडेशन होने वाला है KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये सब बॉन्ड ब्रेक हो गए,
क्या बन जाएगा ये दिस और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O और OH। KMnO के ऑक्सीडेशन के बाद ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दिस इज C डबल बॉन्ड OH COH आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूनोलिनिक एसिड। दिस इज क्यूनोलिनिक एसिड। पर ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगी, यहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या होगा, फिर से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और ये CO2 निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन CO2 निकल जाएगा यहाँ से और ये नियासिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नियासिन मतलब निकोटिनिक एसिड में, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर H लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम निकोटिनिक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकोटिनिक एसिड में। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज यूज्ड फॉर आइसोक्यूनोलिन सिंथेसिस। देखो अभी मैंने बोला था ना, आइसोक्यूनोलिन सिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन यूज होता है। तो देखो ये भी बार बार पूछा जा रहा है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और मजे की बात है, ये चारों ही पूछे जा सकते हैं, उल्टा करके भी पूछे जा सकते हैं कि मैडुलिन सिंथेसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हेंजेस सिंथेसिस से क्या बनेगा, फ्रीलैंडर सिंथेसिस से क्या बनेगा। ठीक है, पिकेट स्पेंगलर सिंथेसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये उल्टा करके भी आने की बिल्कुल आप रेडी रहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इन रिएक्शन से कि आइसोक्यूनोलिनिक सिंथेसिस मेरी किससे होती है, तो आइसोक्यूनोलिन सिंथेसिस पिकेट स्पेंगलर सिंथेसिस से होती है। इसमें कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, दिस इज एक बेंजीन रिंग है, इस पे CH2 NH2, ये प्राइमरी अमाइन होता है कुछ। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है फॉर्मिक एसिड से। देखो फॉर्मिक एसिड से कर रहा है तो आइसोक्यूनोलिन ऐसे ही देगा। अगर ये और कोई से एल्डिहाइड से कर रहा है, वो सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से कर रहा है तो ये आइसोक्यूनोलिन देगा। एसिटल्डिहाइड से कर रहा है तो ये R सब्स्टिट्यूटेड दे देगा, कि मतलब कहीं किसी पोजीशन पे R लग जाएगा आइसोक्यूनोलिन में, बस यही होना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड से देगा तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है। ये N का लोन पेयर यहाँ अटैक करता है, ये ऊपर जाता है, तो ये इस तरीके से ही हो जाए। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, CH2 ठीक है, इससे N, इससे डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, O निकल। ठीक है, और इसके बाद मतलब इसके बाद रिडक्शन भी हो जाता है, इसका पहला दूसरा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। देखो इस पोजीशन पर आ रहा है ना, और मैंने बताया था आइसोक्यूनोलिन में इसी पोजीशन पर आता है, ये कुछ यहाँ रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और सॉरी ये रिएक्शन यहाँ हो जाती है। ठीक है, देख लेना कि ये इसके कोई मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से ये आइसोक्यूनोलिन सिंथेसिस होती है, आइसोक्यूनोलिन हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन सब में मुझे क्या क्या मिल रहा है। पिकेट स्पेंगलर सिंथेसिस में क्या मिल रहा है, फ्रीडलैंडर सिंथेसिस में मुझे क्या मिल रहा है, मैडुलंग सिंथेसिस में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, देखो मैडुलंग सिंथेसिस में मुझे इंडोल की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है, इंडोल की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और उसी तरीके से जो हेंजेस सिंथेसिस होती है, ये याद कर लेना, दिस इज पिरिडीन की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है, अरे यार पिरिडीन की सिंथेसिस होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन कौन सी किस चीज की सिंथेसिस है वो इंपॉर्टेंट है। ये पिरिडीन की सिंथेसिस है। मैडुलंग एक कांस्टेंट भी पढ़ते हैं सॉलिड में, पर ये मैडुलंग सिंथेसिस है, ये इंडोल की सिंथेसिस है। और ये फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, ये देखो आइसोक्यूनोलिन की पूछा तो पिकेट स्पेंगलर, और क्यूनोलिन की पूछ लेता तो क्यूनोलिन की आपको पता ही चल गया, ये क्यूनोलिन मिलता है इसमें प्रोडक्ट, दैट इज फ्रीडलैंडर। हिंडोल की पूछ ले तो मैडुलंग, और पिरिडीन की पूछ ले तो हेंजेस। चारों के चारों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बार क्या पता कौन सा वाला पूछ ले, डेफिनेटली पूछेगा जरूर। अगले पे आ जाओ। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्यूनोलिन ऑकर्स है। सिंपल सी बात है भाई, क्यूनोलिन में पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा। क्यूनोलिन, तो क्यूनोलिन मतलब क्यूनोलिन बेसिकली हेटेरोगेन क्वेश्चन है जो क्यूनोलिन वाले। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्यूनोलिन में कहाँ होगा। क्या होगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो NH2- है, दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, NaNH2 जिसमें सोडामाइड वगैरह पढ़ते हैं ना, ठीक है, NH2 माइनस है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन से होगा? अभी मैंने एक चीज बताई थी, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा? जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसी पे तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी जाएगा। तो मैंने बताया था ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, अभी पीछे ही बताया था ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है। तो आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग में इस वाली रिंग में होगा। अब बात करते हैं इनमें पोजीशन कैसे चेक करते हैं, कौन सी अल्फा कौन सी बीटा पोजीशन है। तो आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक में जनरली नंबरिंग n से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10 पोजीशन, ठीक है। और अगर बात करूं मैं इनकी पोजीशंस की, ठीक है, तो इसमें देखो सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन कौन सी होगी? इधर देखो, यहां जाओ, यहां n डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये समझो ये जो n है ये sp2n है, तो sp2n इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? इस चीजों को समझो, बिल्कुल रटना नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये लगभग अपना पार्शियल नेगेटिव जनरेट कर रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट कर रहा होगा, और कोई सा तो इफेक्ट से नहीं खींच रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि लोन पेयर से खींच रहा है, -m से नहीं खींच रहा, क्योंकि लोन पेयर तो इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा और इस पर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज भी नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जनरेट होगा बेसिकली वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, क्योंकि इंडक्टिव से खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब -i से खींच रहा है, और -i डिस्टेंस डिपेंडेंट है। -i क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो मतलब सबसे ज्यादा इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसी पोजीशन पर होगा, इसी पोजीशन पर होगा, और इस पोजीशन का नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है। तो ये पोजीशन पे कौन सी पे अटैक होगा? अल्फा पोजीशन पे अटैक होगा। किस पर होगा न्यूक्लियोफिलिक का अटैक? सबसे ज्यादा अल्फा पोजीशन पर होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन यही एंड करते हैं, 11 से पढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, कोई ऐसा इजी वाजी क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। तो 11 से देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।